नमस्ते बच्चों। बीए सेकंड ईयर के राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारतीय शासन अधिनियम 1919 पर चर्चा करेंगे। इनकी क्या प्रमुख विशेषताएं थी इनको देखेंगे। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेटा मॉन्टेस्क्यू की जो घोषणा हुई थी, तो मॉन्टेस्क्यू की जो घोषणा थी 1917 में, उसमें ये कहा गया था कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना है और उत्तरदायी शासन क्रमिक विकास से ही संभव होगा। और बहुत सी ऐसी बातें कही गई थी जिससे आवश्यकता थी कि भारत में एक अधिनियम लाया जाए। तो उसी के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, जो मॉन्टेस्क्यू घोषणा को क्रियान्वित करने की दिशा में प्रथम चरण था। इससे बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए और इससे भारत में प्रतिनिधियात्मक संस्थाओं के विकास का युग प्रारंभ हुआ। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी, कौन कौन से इसके प्रमुख लक्षण। तो सबसे पहला बेटा, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। इसके अनुसार प्रांतीय शासन को दो भागों में बांटा गया था। पहला रक्षित विषय और दूसरा हस्तांतरित विषय। रक्षित विषय पहले की तरह ही गवर्नर के प्रति उत्तरदायी कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों के अधीन थे और इन पर व्यवस्थापिका का कोई नियंत्रण नहीं था। लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे वो लोकप्रिय मंत्रियों को सौंप दिए गए, जो व्यवस्थापिका की निर्वाचित बहुमत में से चुने जाते थे और उन्हीं के प्रति ही उत्तरदायी होते थे। प्रांतीय शासन का जो ये दो भागों में बांटा गया है बच्चों, इसे ही द्वैत शासन व्यवस्था का नाम दिया गया। दूसरा है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना। अधिनियम के द्वारा रक्षित क्षेत्र का प्रशासन गवर्नर के अधीन रखा गया, लेकिन प्रांतों की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। मद्रास, बम्बई और बंगाल की सरकारों के रक्षित भाग के 4 सदस्यों में से 2 भारतीय सदस्य लेने की व्यवस्था की गई। शेष 6 प्रांतों में जहां कार्यकारिणी परिषद को रक्षित भाग के लिए केवल 2 सदस्य होने थे, 1 भारतीय रखा गया। तीसरा बिंदु है बच्चों, प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन किया गया। बड़े प्रांतों की परिषदों में अधिक से अधिक 140 सीटें और छोटे प्रांतों में कम से कम 60 सदस्य रखने की व्यवस्था की गई। चौथा बिंदु है केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था न होना। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन की व्यवस्था बनी रही। केंद्र शासन को केंद्रीय विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त रखा गया, जिससे कि व्यवस्थापिका शासन को प्रभावित ना कर सके। अगला बिंदु है केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों की नियुक्ति। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर को पहले की तरह निरंकुश ही रखा गया, लेकिन अब कार्यकारिणी पर पूर्व निर्धारित संख्या संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय के वे वकील जिन्हें 10 वर्ष हो चुके थे, उन्हें लॉ मेंबर होने के योग्य ठहराया गया। नेक्स्ट है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्णय। इसमें केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था रखी गई। दोनों सदनों के नाम केंद्रीय विधानसभा तथा राज्य परिषद रखे गए। केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य होते थे और राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। गृह सरकार के नियंत्रण में कमी की गई और यह आशा व्यक्त की गई कि यद्यपि अभी तो कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं किया जाएगा, लेकिन समय के साथ ये नियंत्रण कम हो जाएगा। यदि किसी विषय के संबंध में गवर्नर जनरल तथा केंद्र व्यवस्थापिका सहमत न हो तो गृह सरकार उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। भारत परिषद में परिवर्तन किया गया। भारतीयों की मांग स्वीकार नहीं की गई कि भारत परिषद के गठन में परिवर्तन समाप्त कर दिया जाए। इस मांग को तो स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन कुछ परिवर्तन कर दिए गए, जैसे इनमें कम से कम 8 और अधिक से अधिक 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई।
केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर बढ़े हम। केंद्रीकरण की नीति को समाप्त कर दिया गया। प्रशासन और राजस्व के कुछ विषयों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। इस अधिनियम में शक्ति विभाजन किया गया। केंद्र और प्रांत सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। जो प्रांतीय विषयों से संबंध रखते थे उन्हें प्रांतों को दिए गए और जो अखिल भारतीय महत्व के थे वे केंद्र के अधीन रखे गए। निर्वाचन तथा मताधिकार में भी परिवर्तन किया गया। नवीन नियमों के अनुसार भारत की लगभग 10% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। नरेश मंडल की स्थापना इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। देशी राजाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए 8 फरवरी सन 1921 को दिल्ली में नरेश मंडल की स्थापना की गई, जिसकी कुल सदस्य संख्या 121 थी। इसके अतिरिक्त बच्चों कुछ टेम्परेरी उपाय भी किए गए थे। टेम्परेरी उपाय में हम देखें तो लॉर्ड मेल्स्टन ने कहा, स्वेच्छाचारी शासन तथा लोकतंत्र उस समय तक साथ साथ हाथ मिलाकर चलने को बाध्य थे जब तक लोकतंत्र स्वयं चलना न सीख ले और अकेला चलने के विश्वास योग्य न हो जाए। ब्रिटिश संसद में भाषण देते हुए स्वयं मिस्टर मॉन्टेस्क्यू ने भी कहा, यह तो अंतरकालीन उपाय मतलब यह संक्रमणकालीन व्यवस्था है। भारत पर ब्रिटिश संसद द्वारा शासन और भारतीय जनता के प्रतिनिधियों द्वारा शासन के बीच यह एक प्रकार का पुल है। अधिनियम की संक्रमणकालीनता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष बाद एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति का विधान किया गया था, जो मॉन्टफोर्ट सुधारों की योजना के अधीन की गई उन्नति का अध्ययन करेगा और फिर आगे उसके लिए सुझाव देगा। तो बच्चों आज इतना ही। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।